आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी होने लगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो संसद में पारित वक्फ विधेयक 2024 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। विधेयक को शुक्रवार सुबह संसद ने मंजूरी दी थी। इससे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। एक्स पर एक पोस्ट में एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है, हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि सीएए 2019 को कांग्रेस की ओर से चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके इस बिल को लेकर आती तो ये बेहतर होता। साथ ही उन्होंने लिखा कि लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लेकर आए हैं और जो पास कराया है ये उचित नहीं है और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जैसे लोग भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब तक जो वक्फ अधिनियम अस्तित्व में है उसके कारण भारत में कई जगहों पर हिंदू और मुसलमान विवाद में हैं। ममता बनर्जी जैसे लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए वे सत्ता में बने रहते हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं है। अगर उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश से हाथ मिलाना पड़े तो ममता बनर्जी इससे पीछे नहीं हटेंगी। उन्हें सत्ता चाहिए। बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि वो धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहती हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति विभाजनकारी है। अगर वो और अधिक समय तक सत्ता में रहीं तो पश्चिम बंगाल पश्चिमी बांग्लादेश बन जाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक वो बीते कुछ समय से बीमार थे, इस वजह से ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। मनोज कुमार के निधन की खबर से उनके फैंस के साथ साथ पूरा बॉलीवुड सदमे में है। सोशल मीडिया पर भी फैंस अपने चहेते कलाकार को याद कर भावुक हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राज्यसभा में मणिपुर हिंसा की जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने मणिपुर में चल रही स्थिति की पूरी जानकारी सामने लाने के लिए केंद्र सरकार से सदन में श्वेत पत्र पेश करने के लिए भी कहा। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मणिपुर पिछले 2 सालों से हिंसा से जूझ रहा है और केंद्र सरकार राज्य में शांति कायम करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हिंसा का कारण मणिपुर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और जीएसटी संग्रह में गिरावट आई है। राज्यसभा में हुई देर रात तक चर्चा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सॉल्यूशन निकालने में विफल हो गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। शाह ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार रही। नॉर्थ ईस्ट में 2004 से 2014 तक 11,327 हिंसा की घटनाएं हुई। मोदी की सरकार में पिछले 10 साल में 3,428 घटनाएं हुई हैं। ये पहली बार मणिपुर में नस्लीय हिंसा नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके समय की तुलना में हमारे समय में कम हुआ, ये तुलना का सवाल ही नहीं है। उनके समय में भी कुछ कारण रहे होंगे, मेरे कारण मैं बता देता हूँ।
बुधवार को अलग अलग देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चार्ट दिखाया था, जिसके अनुसार भारत पर 26% टैरिफ लगाने का जिक्र किया गया था। यही चार्ट दिखाकर ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों को अब क्या टैरिफ देना होगा। चार्ट को दिखाकर ट्रंप ने बताया था कि भारत अमेरिका से आयात पर 52% टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका भारत पर रियायत दर 26% की दर से टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन की ओर से जो आधिकारिक दस्तावेज जारी किए गए थे, उसमें भारत पर 27% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। हालांकि ताज़ा अपडेट के अनुसार टैरिफ की दर को घटाकर 26% कर दिया गया है। जानकारों के अनुसार टैरिफ में 1% के अंतर से कारोबार पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कितना टैरिफ लगाना है, ये तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और इसका असर दुनिया भर के बाजारों के साथ ही भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। सप्ताह के 5वें कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 200 अंक लुढ़ककर 23,000 के करीब ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अब सभी इंपोर्ट्स पर कम से कम 10% टैरिफ लगाएगा। खास तौर पर चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के उत्पादों पर ये दर 25% तक जा सकती है। चीन पर कुल 54% तक टैरिफ लगाया गया है, जबकि वियतनाम पर 46%, कंबोडिया पर 49% और इंडोनेशिया पर 32% का टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा की और इसके एक दिन बाद ही ग्लोबल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। ये साल 2020 के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसा अनुमान है कि इस टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर अमेरिका और विदेश में विकास पर पड़ेगा। दरअसल एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी S&P 500 के लिए ये साल 2020 के बाद सबसे खराब दिन रहा। उस वक्त कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। नाइकी, एप्पल और टारगेट के स्टॉक पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। इनके शेयरों में 9% से ज़्यादा की गिरावट आई है। S&P 500 एक शेयर बाजार सूचकांक है जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड 500 अग्रणी कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन पर नज़र रखता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 9 महीने बाद ये मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और यूनुस BIMSTEC समिट में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे हैं। दोनों की मुलाकात इस दौरान हुई। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। इस मुलाकात के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच की तल्खियां खत्म होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.